तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी शशांक यार। और आज की वाली वीडियो में तुम लोग को पता है, जैसे कि अपन ने पिछले वाले वीडियो में फिज़िक्स की एनडीए की सीरीज़ चालू की थी। ठीक है, ज्योग्राफी भी चालू हो चुका है, मैथ्स भी हो ही रहा है और अब आने वाला है इसके बाद में केमिस्ट्री। ठीक है, सो आज की बात कर लेते हैं अब। सो यार, आज अपन लोग मोशन करेंगे। पिछले वाली वीडियो में अपन ने मेजरमेंट्स किया था, आज अपन लोग मोशन करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। मैं कोशिश करूँगा कि 2D मोशन भी मैं ख़त्म करवा दूँ। ओके, देखते हैं कितना चल पाते हैं अपन लोग, क्योंकि बेसिक्स भी समझाना पड़ेगा ना, जैसे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ है ना। हालांकि अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे इन चीज़ों में, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और मैं ज़्यादा डीप में किसी भी चीज़ को नहीं लूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये बस एक नॉर्मली एनडीए में जितना काम आता मैं बस उतना ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, बेसिक फार्मूलेस बता दूँगा और बस, ज़्यादा अपन डेरिवेशंस पे और इस पे नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बात आती है स्केलर क्वांटिटी की। आखिरकार यार ये स्केलर क्वांटिटी होती क्या है? सो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो क्वांटिटीज़ कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज़। सो इसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोला जाएगा? डेफिनेशन: फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे मास, ठीक है, एग्जांपल हो गया इसका मास। ठीक है, और अच्छा मेरे हाथ की परछाई पड़ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, है ना। मास हो गया, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्पीड, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ओके। और टाइम, टाइम भी है ना, टाइम, पावर, ओके, टाइम, पावर, ओके। सो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ में आ जाती है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड होता है मगर डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती है। अब आ जाती बात वेक्टर क्वांटिटीज़ में। वेक्टर क्वांटिटीज़, मोशन पूरा अपना वेक्टर पे डिपेंडेंट है। वेक्टर पे किस प्रकार है? जैसे वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, है ना, तो इस प्रकार से। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, MAG लिखा हूँ, मैग्नीट्यूड फुल फॉर्म में बता रहा हूँ, और इसमें डायरेक्शन भी होता है। ऐसी क्वांटिटीज़ को अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब इसके अगर मैं एग्जांपल देखूँ, एग्जांपल में आ जाएगा अपना नंबर 1 पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी एक्सेलरेशन का शॉर्ट में लिखा हूँ मैंने। फिर टॉर्क, टाउ से डिनोट किया जाता है जिसको। ठीक है, और अब बहुत कुछ। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, ये तो हो गई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर किस प्रकार से किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी या ऑफ अ वेक्टर, है ना, ये क्वांटिटी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सो यार, जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर ले लिया A। ठीक है, इसको मैं किस प्रकार से लिखता? XI प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। ओके, सो यहाँ पे जो ये XYZ है, X, Y, Z है, ये क्या है? अपने नॉर्मली मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और ये I, J, K कैप, ठीक है, कैप है इन सब के ऊपर में, ये जो कहलाएंगे ये यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे। यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा इसको कैसे निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर ये जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं किसके? OX के, OY के, OZ के। अब तीनों के एक साथ नहीं यार, देखो कुछ इस प्रकार से अपना कार्टेशियन प्लेन बनता है। इसमें ये O सेंटर में लेके X के, तो इसके परपेंडिकुलर I कहलाएगा।
फिर जे, फिर एस के, इस प्रकार से रहता ही है। ठीक है, अभी मैं इतना डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो फिर भाई ये जेई की क्लास बन जाएगी। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ आप लोग को, और वो भी बहुत कम में, है ना। जितने की ज़रूरत है मैं बस उतना ही आपको भी बता रहा हूँ, और वक्त आने पे पूरा डिस्क्राइब भी कर दूंगा अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। अब देखो, इसमें एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, वो तो यार तुम लोग कर सकते हो। जैसे एडिशन की अगर मैं बात कर लूँ, अच्छा पहले प्रोडक्ट बता देता फिर वो कर लेंगे। तो प्रोडक्ट भी यार यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या तो फिर इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है और डॉट प्रोडक्ट, है ना, इसी को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं कहूँ ए डॉट बी, तो इसका अगर फॉर्मूला बनेगा अपना ए बी कॉस थीटा बनेगा। अब इसका प्रूफ भी है भाई जी, मगर अगर मैं समझाने यहाँ बैठूँगा तो फिर वही बता रहा हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा, और एनडीए के पेपर अभी मुश्किल से 3 महीने बचे हैं, है ना। इसलिए मैं पूरा प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, मुझे ही कवर करवाने हैं। सो इसलिए इतना समझ लो कि इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर मान लो कॉस थीटा नहीं दिया है तो क्या करोगे। मान लो मैंने ए को मान लिया 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी को मैंने कह दिया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ के कैप भी लिख सकते। अब अगर मैं कहूँ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। इन दोनों के मतलब आई से आई को, जे से जे को इस प्रकार से मल्टीप्लाई भी अपन कर सकते हैं। ये हो गई बात डॉट प्रोडक्ट की। अब आ जाता है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, फिर आ गया अपना क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें अक्सर बच्चों को परेशानियां होती है, ठीक है ना यार। क्यों परेशानियां होती है, देखो इसमें क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, सो उसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है ना। ओके, सो देखो अगर मैं इसका सिंपली फॉर्मूले की बात करूँ, सो ए क्रॉस बी अगर एक वेक्टर है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, बहुत बढ़िया। अब यूनिट वेक्टर तो है बट वो परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों के। ठीक है, अब वो कैसे है क्या है इतना अपन डीप में नहीं जा रहे हैं अभी। अगर मैं कहूँ ए मान लो यही है, ए और बी की वैल्यू यही सेम ले रहे हैं अपन इस वक्त। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि ए क्रॉस बी बताइए, तो देखिए इसको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, आई कैप जे कैप के कैप। अब 1 2 3 फिर 3 2 1 इस प्रकार से इसका डिटर्मिनेंट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं यार मोशन में। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा है अभी, ज़रूरत पड़ेगी अगर मोशन में तो मैं आपको बता दूंगा, और नहीं भी पड़ी तो भी मैं आपको लास्ट में कंफर्म कर दूंगा कि क्या होता है आखिरकार, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब भी ये लास्ट में क्यों, क्योंकि यार मेरे को अभी लेंथ मेंटेन करके चलनी है वीडियो की। ओके, मैं चाहता हूँ कि वीडियो पूरा कंप्लीट हो, है ना, और सटीक कंप्लीट हो, समझ रहे हो मतलब बात को, है ना। मैं चाहता हूँ कि कुछ छूटे ना आज, इसलिए पहले मोशन को अपन कर लेते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, प्रोजेक्टाइल मोशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इतना सारा है यार। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ पहले ये सब कंप्लीट हो जाए, फिर लास्ट में जो जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ वो मैं कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, तो देखो मोशन किसे कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ओ, ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन बदल रहा है, ये मोशन में है। बस इतनी सी बात होती है मोशन। इफ़ अ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोला गया है,
then the object is said to be in motion. Okay, some definition relate the motion are given below. ठीक है, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के मोशन होते हैं, वही दो टाइप के मोशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस देखो यार, मैं अभी सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो तुम हो मान लो तुम एक टैक्सी में बैठे हो, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी टैक्सी। ओके, ठीक है, ये टैक्सी है तुम्हारी। अब टैक्सी वाला यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ और यहाँ। अब इधर पे तुम्हारा घर है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा घर है, छोटा सा घर है, ठीक है। अब यहाँ से तुमने चालू किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ओके, अब टैक्सी वाला चाहे तो उसके पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि वो सिंपली यहाँ से एक शॉर्टकट मार दे, ठीक है, यहाँ से एक शॉर्टकट मार दे, और दूसरा रास्ता है कि वो यहाँ से घुमा के लेके जाए। अब तुम बैठ गए भाई, तुम अभी अनजान हो रास्तों से, तुम गए, यहाँ से टैक्सी वाला लेके गया, पहुँचा दिया। अब उसने ऐसा क्यों किया? उसका टैक्स बढ़ जाता, टैक्सी का किराया बढ़ जाता, तो उसने लंबा लेके गया। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस मतलब मान लो, अब ये तो भाई फालतू सा एग्जांपल मैंने दिया। अब मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और वो एक पूरे सर्कल में घूम के आ रहा है इसी जगह पे वापस, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा ये पूरा सर्कल जितना ये घूम के आया है गोल, है ना, सर्कल इतना पूरा इसका सर्कल, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए बात को? जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना चालू किया 2 मीटर्स में, फिर ऊपर को गया 3 मीटर्स में, फिर इधर गया 1 मीटर, तो अब टोटल पूछा गया तुमसे, तो ये हो जाएगा 6 मीटर ट्रेवल किया। डिस्टेंस कितना हो गया? 6 मीटर। अब वहीं अगर अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो यही सर्कल का एग्जांपल ले लेते। अगर मान लो एक बंदा यहाँ से शुरू किया चलना, ठीक है, यहाँ से शुरू किया और वो वापस इसी पॉइंट पे आके रुका, तो पता है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। ज़ीरो कैसे भैया? अरे यार ज़ीरो इसलिए क्योंकि उसने यहाँ से चलना चालू किया और यहीं पे आया। अगर वो मान लो यहाँ से चलना चालू करता और यहाँ पे रुक जाता, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये माना जाता। मान लो इसका रेडियस r है, तो 2r इसका डिस्प्लेसमेंट होता। समझ रहे हो? जैसे मैंने ये कार वाला एग्जांपल लिया था, तो इसमें ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता क्या? ये डायरेक्टली जो ये रूट फॉलो करेगा, ये समझ रहे हो, ये तो डिस्टेंस हो गया इसका, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक चीज़ यहाँ से चालू की, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गए, तुम ही हो मान लो, ठीक है, अपनी क्रश के घर जा रहे हो, यहाँ से 2 मीटर चले, फिर आगे चल के मुड़ गए, फिर यहाँ से 4 मीटर्स तक आगे गए, फिर 1 मीटर पे आगे गए, और फिर यहाँ पे तुम 6 मीटर की दूरी को ट्रैवल किए, और यहाँ पे भाई उसका घर आ गया क्रश का, ठीक है, चेहरों पे मुस्कान। तो ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। बट ये जो मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट को जो कनेक्ट कर रहा है ये डायरेक्टली, ये डिस्टेंस कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जितना भी हो, ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्रश का घर तुम्हारे घर से कितना दूर है। अब बात आ जाती है स्पीड। स्पीड, अब यार स्पीड का अगर मैं सिंपल फॉर्मूला बताऊँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पर यूनिट टाइम। मतलब अगर मैं फॉर्मूले के वे में लिखूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आए हो। अब यार यहाँ पे आ जाती स्पीड 4 टाइप की। पहला टाइप, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका जनरली। पहला टाइप, ये सब अभी अपन बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है ना यार, ये सब तुम 9th में पढ़ चुके होगे, मगर मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहला टाइप आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। किसको नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। स्पीड, इसमें क्या होता है, मान लो एक कार है, यहाँ से चालू की चलना और यहाँ से ये एक स्पीड मेंटेन की हुई है 60 किलोमीटर पर आवर की, ठीक। कार भी बना देते, नहीं तो बोलोगे सर हवा में पढ़ा रहे हो, ठीक है।
60 मीटर। अब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सेम स्पीड पे चले, ये हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गए? कांस्टेंट मतलब हर चीज़, भले ही तुम ये सर्कल ही का एग्जांपल ले लो, तुम यहाँ से दौड़ना चालू किए, यहाँ से दौड़ते दौड़ते तुम यहाँ तक आ गए, तुमने स्पीड कैरी की 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये तुम्हारी यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अगर वहीं कहीं इतने जगह में तुम 1 मीटर पे दौड़ रहे, 1 मीटर पर सेकेंड पे, इतने में तुम 3 मीटर पे दौड़ गए, फिर इतने में तुम थक गए तो फिर 1 मीटर हो गया, फिर तुम और थक गए तो फिर तुम आधे मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागे हो, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मैं बता ही चुका हूँ, थोड़ा सा और यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि भाई बंदों को ये ना लगे कि नहीं पढ़ाया है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसी स्पीड जो कभी यूनिफॉर्म नहीं रहती। मतलब अगर एक कार यहाँ से लेके यहाँ तक चलना चालू की, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलना चालू की, अब बीच में मान लो यहाँ से तो वो 60 की स्पीड से निकली हो, मगर मान लो बीच में रास्ता ख़राब है, अब यहाँ पे रास्ता ख़राब है तो गाड़ी वाले को स्पीड धीरे करनी पड़ गई। यहाँ पे मान लो गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली, फिर इसके बाद में रास्ता अच्छा हो गया तो फिर उसने 80 की स्पीड पे चला दी। तो ये हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत बढ़िया यार। अब इसके बाद में थोड़ी काम की चीज़ आती है जो कि होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल टाइम ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब ये क्या है? मान लो जैसे अपने यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ये चल रही कहीं 60 से, कहीं 20 से, कहीं 80 से, और ये टाइम चली है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चली मान लो 2 सेकेंड्स तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चली है फिर से मान लो 3 सेकेंड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक चली है 1 सेकेंड के लिए। तो ये टोटल टाइम, ठीक है, मतलब 60 मीटर वो चली है 2 सेकेंड के लिए, ठीक है, और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चली है 3 सेकेंड के लिए। तो टोटल टाइम देखो 3 + 2 + ये मतलब 6, ऊपर में कितना आ जाएगा 6 4 160, ये इसकी एवरेज स्पीड रही, ठीक है, समझ गए बात को। सो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड एज द एवरेज स्पीड। ओके, बहुत बढ़िया यार। अब देखो मैं फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, अगर तुम लोग को और अच्छे से लिखना है तो S1 + S2 या D1 D2 भी लिख सकते हो, S3 टिल सो ऑन डिवाइडेड बाय T1 T2 एंड टिल सो ऑन, है ना, जितना भी अब तुम्हारा टाइम रहे। ओके, यहाँ पे S1 S2 क्या है? तुम्हारे ये पूरे डिस्टेंस हो गए, V1 V2 V3 ओके, T1 T2 क्या हो गया? तुम्हारे टाइम हो गए। अब ठीक है, अब एक ज़रूरी बात, अगर मान लो, अब इसमें 2 कंडीशंस और अप्लाई हो जाती। अगर मान लो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया बट स्पीड अलग अलग हो गई, स्पीड V1 और V2 हो गई, ठीक है। V1 V2 क्यों? मतलब देखो तुमने दौड़ना चालू किया, तुम आधी दूरी V1 स्पीड से आए और आधी दूरी V2 स्पीड से आए, ठीक है, V1 V2, तो ये हो गया, डिस्टेंस बराबर है। अब इसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसका डेरिवेशन भी है यार, बट वही बात हो जाएगी, बहुत टाइम लेंदी वीडियो हो जाएगा, है ना, टाइम लग जाएगा बहुत, ठीक है, इतना ज़रूरी था। अब मान लो जो पहला 1/3 है ना, फर्स्ट 1/3 जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो तुमने कवर किया स्पीड A से, जो स्पीड लिख रहा हूँ मैं, स्पीड A से, पहला 1/3, ठीक है। फिर दूसरा 1/3 मतलब एक इसको तुमने 3 टुकड़ों में बांट दिया। ओके, पहला 1/3 तुमने कवर किया A स्पीड में, दूसरा B स्पीड में, और तीसरा
सी स्पीड में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस प्रकार से, एवरेज स्पीड का, ये इसका सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अच्छा कैमरे में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3ABC डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस CA। ओके ठीक है, चलो अब आ जाती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। डेल्टा S, डेल्टा किस चीज़ को डिनोट करता है, डेल्टा S यानी कि डिफ्रेंशिएशन समझ सकते हो, ठीक है। इसको तुम इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मतलब डेल्टा में क्या होता है ना, बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट दोनों आ जाती। अब DS में जैसे अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ, या रहने दो ग्राफ से क्या एक्सप्लेन, अगर मैं बोलूँ बिल्कुल DS में इतनी छोटा सी चीज़ आ जाती है ना, इतनी छोटी सी चीज़ तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो होता है DS। और डेल्टा एस में 1 सेकेंड भी आ सकता है, ये इमेजिनरी है, मतलब नॉर्मल है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एग्जांपल्स भी लेंगे अपन, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला शायद तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके अच्छा मैं तुम लोग को एक बात बताना भूल गया, वही वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने तुमको कहा था कि मैं ए कैप का फॉर्मूला बताऊंगा जो कि एक यूनिट वेक्टर होता है। इसका फॉर्मूला है, देखो इसमें लिखेंगे अपन ए वेक्टर जो कि अपन को गिवन रहेगा, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, मान लो एक वेक्टर है 1i, सेम एग्जांपल ले लो 1i प्लस 2j प्लस 3k। तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बस i j के हट जाएगा। इसका आंसर निकाल लोगे तुम लोग तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 जो कि हो जाएगा तुम लोग का 13 रूट 13 आंसर आएगा, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत ना हो। 9 4 अच्छा हाँ 9 और 4 13 और ये 14 हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट 14। सो अब इसका मान लो 1 ये ऊपर तो 1i2j प्लस 3k हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से 1 अपॉन रूट 14 के ये सॉरी आई कैप प्लस 2 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन 14 रूट 14 के। इस प्रकार से इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बता दिया। और अगर तुमको इसको वेक्टर फॉर्म में चाहिए हो तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये यहाँ से हट के, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैं फार्मूला बता दिया। इसके लिए तुम लोग को यार मेनली क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि डेल्टा को सॉल्व करने के लिए डिफ्रेंशिएशन आना ज़रूरी है। नहीं आता तो भाई सीख लो, है ना। ओके अभी यार मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग को भी पता है हमको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी हैं, इसीलिए यार सॉरी उसके लिए, है ना। अदरवाइज़ मैं इस पर अगर ये जेई वाला होता, मींस जेई के लिए या 11th के लिए, तो मैं इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करवाता। और हाँ अगर तुम लोग को सीरीज़ देखनी है तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करके। अब आ जाती है बात यार वेलोसिटी पे, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी यार क्या हो रहा है आज, एक तो रात हो गई है बहुत, ठीक है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम था, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट पता ही होगा क्या होता है, बता चुका हूँ। ओके अब पहली आ जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, सेम स्पीड जैसा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अच्छा हाँ वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस किस चीज़ का रहता है। सो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस रहता है डायरेक्शन का, ये डायरेक्शन कंटेन करती है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो। एक कार है जो कि कुछ एक्स वेलोसिटी से जा रही है, उसकी पूरे पाथ में एक्स ही वेलोसिटी रहेगी, उसी को कहेंगे अपन लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरी आ जाएगी, अब मैं इतनी जल्दी क्यों चल रहा हूँ यार, मैं पहले एक बार स्पीड में अच्छे से समझा चुका हूँ, मतलब स्पीड जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बता दिया था, इसलिए मैं अब थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये वी लिखा है तो ये फुल फॉर्म इसका वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ में वेलोसिटी अलग अलग उसमें बट रही हो। मान लो एक छोटे से टुकड़े में वो 1 मीटर पे चली, दूसरे में y पे चली, तीसरे में z पे, इस प्रकार से वेलोसिटी अलग हो रही हो।
अब आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है ना, देखो इसका अगर मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताऊँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ अगर वर्ड्स में, सो द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला पता चल गया, इसी में तुम लोग को वैल्यूज पुट कर दोगे तो आंसर भी निकल आएगा। ओके, क्वेश्चन के लिए मैं बाद में एक बार और एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सारे क्वेश्चंस मैं उसमें बड़े से बड़े छोटे से छोटे कवर करवा दूंगा। सो अब आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे जो अपना डेल्टा एस था उसकी जगह में आर लग जाएगा। आर यहाँ पे उसको डिनोट कर रहे हैं, किसको, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। ओके, यहाँ पे तुम लोग जो यहाँ एस लिख सकते हो और अगर चाहो तो यहाँ पे डी कर सकते हो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में तो चलता है ये वेरिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक बार मैं अगर इसकी डेफिनेशन बोल लूँ, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद द वेरिएबल वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी है ना, मतलब सेम वेलोसिटी नहीं है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट्स वेलोसिटी एट द गिवन इंस्टेंटेनियस टाइम इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बोले तो अगर जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, ये डी है, ये टी है, एक वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में चल रही है। अब अगर मैं इसके पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ लूँ कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो तुम लोग यहाँ से एक सिंपली टेंजेंट खींचोगे और तुम लोग निकाल के मुझे बता दोगे। अब यार हर जगह टेंजेंट खींचना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सेम स्पीड के लिए भी ये फंडा अप्लाई होता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, इन सबको प्लस करते चलो, इन सबको प्लस करते चलो, ठीक है, ये हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। अब बात आ जाती है यार एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 4 टाइप के ही होते हैं, सेम जैसे अपनी वेलोसिटी बाकी सब हो रहा है। ओके, एक्सेलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, ये होती है अपना एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इसको उसमें बोल दूँ, किसमें, वर्ड्स में, सो इसको कहेंगे अपन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन द टाइम rate of change of velocity of an object is called as acceleration, या the rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration। बहुत बढ़िया यार, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो कंटिन्यूस पाथ में सेम हो। अच्छा गया, एक्सेलरेशन का अगर मैं फील देने की कोशिश करूँ, सो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक कार का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे तुम बैठे हो, ओके, पीछे तुम्हारी क्रश बैठी है, ठीक है। अब तुम गाड़ी चला रहे हो विद द स्पीड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड, और तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है मान लो वो है प्लस 5 मीटर, ठीक है, प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से तुम्हारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब प्लस 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से तुम्हारी वेलोसिटी हर एक सेकेंड में 5 मीटर बढ़ेगी। समझ रहे हो ये बात को, हर एक सेकेंड में तुम्हारी वेलोसिटी 5 मीटर तक बढ़ जाएगी। अब तुम एक सेकेंड को यहाँ से चालू किए, यहाँ तक ट्रेवल किए, तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी 105 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ अभी भी 5 मीटर का वो दे रहा है तुम्हारा एक्सेलरेशन, तो फिर ऐसे करते करते तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। और अगर कहीं मैं यहाँ कहूँ माइनस है, तो तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो 5-5 मीटर की स्पीड पे कम होती जाएगी। मतलब यहाँ पे हो जाएगी 95 और फिर और आगे 90 हो जाएगी। इस प्रकार से कम होएगी। माइनस एक्सेलरेशन में पीछे जाएगी हर चीज़,
या ऑब्जेक्ट या गाड़ी तुम्हारी, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, फील दे दिया होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम यार, हर जगह पे वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, उस जगह को नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ यार। ठीक है, आज मुझे नहीं लग रहा है कि अपन लोग, अच्छा मैं बार बार एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी तो नहीं बोल रहा ना, अगर बोल रहा हूँ तो यार सॉरी उसके लिए। इसका फॉर्मूला हो जाता है A1 क्या है, एक्सेलरेशन इन टाइम 1 इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम 2 डिवाइडेड बाय टाइम 1 प्लस टाइम 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्ड विथ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A1 एंड A2, यहाँ पे A1 और A2 यूनिफॉर्म है, इन टाइम T1 एंड T1 और T2 टाइम में चीज़ मूव कर रही है, सो द एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज A इक्वल्स टू दिस। ओके, बहुत बढ़िया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का अगर मैं सिंपली फॉर्मूला बोलूँ सो ये होता है डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहाँ V है वेलोसिटी और T है टाइम। ओके, सो यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है। पहली बात, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है, टाइम T मैंने लिख दिया, विथ टाइम इज एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। मैंने जैसा कि बताया नेगेटिव रहा तो वेलोसिटी घटेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और तो ये टाइम T के रिस्पेक्ट में अपनी पॉजिटिव में जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, रिटार्डेशन। ठीक है, मतलब पीछे आना। और डी एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तो खैर समझ में आ जाएगा, बट रिटार्डेशन में अक्सर टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते कि पूछ क्या लिया गया है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी ज़ीरो साइमल्टेनियसली। ये एकदम से ज़ीरो नहीं होते। ठीक है, तो यार देखो, मैंने जैसा कि टारगेट बनाया था बट मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी। बट अगर मैं आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाता हूँ तो यार ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और फिर मैं भी जल्दी जल्दी में पढ़ाऊँगा, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। सो यार अगले वाले वीडियो में अपन लोग 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, ग्राफ्स हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, समझ सकते हो तुम लोग यार। फिर 2 डायमेंशनल मोशन में अपना प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा, सर्कुलर मोशन आ जाएगा, है ना। चीज़ें बहुत सारी है यार, मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से टाइम दे के पढ़ाया जाए। जिस प्रकार से इसको जल्दी जल्दी निपटाया ऐसा ना निपटाऊँ मैं। और यार अच्छा हो गया मेरे दिमाग में ये एक और चीज़ आ गई, डिटर्मिनेंट निकालना भी मैं सिखा देता हूँ। टारगेट तो अचीव कर नहीं पाए, कम से कम यही सिखा दे। सो इसका डिटर्मिनेंट किस प्रकार से निकाला जाता है, इसको कुछ इस प्रकार से, पहले तो एक लाइन बना लो, आई कैप लिखे सबसे पहले। ठीक है, ये अब जो इस लाइन में है, इस सीधी लाइन में, इसको छोड़ के अब जो जो आ रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, विथ साइन। तो 2 + 2 आ जाएगा। अब इसके बाद में कर दो माइनस क्यों, नॉन डायगोनल को, मतलब नॉन डायगोनल मतलब ये I21 और ये इस प्रकार से, ये बस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी 1 J 3 2 ये नॉन डायगोनल है तो ये लोग नेगेटिव में आ जाएंगे। ओके, नॉन डायगोनल को नेगेटिव रखना। अब लिख दो J। अब फिर से बना लो लाइन। अब J वाली लाइन में जो जो चीज़ें आ रही है उनको हटा दो, मतलब ये वाली लाइन और ये बीच वाली लाइन। अब वहाँ क्या कह रहा है, 1 और 1 तो 1 प्लस 3 3 9। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आपस में दोनों को प्लस करना है। प्लस, अब ये डायगोनल है तो ये प्लस हो जाएगा, के कैप मैं नीचे लिख दे रहा, के कैप इंटू, अब ये वाली लाइन को छोड़ दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 2 3 6। ये तुम्हारा आंसर में आ जाएगा, जो भी आएगा 4i कैप माइनस 10j कैप
प्लस 6 8 के कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। होप सो समझ में आ गया होगा। पहले आई कैप को ले लो। ठीक है, आई कैप वाली ये वाली लाइन, रो और कॉलम दोनों को छोड़ दो, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 1 को, फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर दो। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी है, 3 2 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, आई एम सॉरी। आखिरकार अब बोलने के सिवाय और मैं क्या कर सकता हूँ कि यार गलती तो आखिरकार इंसान से ही होती है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने समझा दिया, इतनी सी बात थी ये। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया होगा, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं तो यहाँ पे कम से कम 40 मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या ज़्यादा टाइम हो गया होगा, पता नहीं। तो यार ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग यार। और अब वीडियो से जब बैक हो गए तो क्या करना है तुम लोग को, सिंपली ये सब का रिवीजन मार लेना एक बार, जो मैंने पिछला पढ़ाया ये पढ़ाया, और कुछ नहीं करना है। ओके बाय।